वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन इतिहास के इस लेक्चर में आपको बता दूं, मेडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना है इस हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, यानी आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में। 1453 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको जानना है। न्यू मॉडल पेपर होगा उसी का, और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से बनने वाले टॉप 100 MCQs के बारे में चर्चा करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूं, जो कि BA सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इससे पहले इसका एक मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं ऑब्जेक्टिव का, और ये दूसरा मॉडल पेपर होगा ऑब्जेक्टिव का। बाकी जो है महासंग्राम वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और लिखित मॉडल पेपर भी इसका मैं दे चुका हूं। और भी चीज़ें जो होंगी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा जल्दी। चलिए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको जानते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, यूटोपिया पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है भैया? मिल्टन, फ्रांसिस बेकन, या फिर बैकेसियो, या टॉमस मोर। तो यूटोपिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है भैया? टॉमस मोर जो है वो यूटोपिया पुस्तक के लेखक हैं, टॉमस मोर या टॉमस मोर। ऑप्शन नंबर डी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टॉमस मोर की तो हो ही गई, मान लेते हैं यूटोपिया, लेकिन जो है मिल्टन की प्रसिद्ध पुस्तक एक है, उसका नाम आपसे पूछता है। तो जैसे पैराडाइज लास्ट जो है जॉन मिल्टन की रचना है। इसके अलावा जो है प्रेज ऑफ फॉली, प्रेज ऑफ फॉली भी एक पुस्तक है, उसका लेखक भी आपसे पूछता है। तो एरेस्मस जो है उसके लेखक हैं मतलब प्रेज ऑफ फॉली के। और एक पुस्तक है मैकियावेली की द प्रिंस। तो यहाँ से ये प्रश्न आते हैं कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक युग का शिशु किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। अच्छा, एक पुस्तक और फेमस है डिवाइन कॉमेडी करके। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखा है? तो दांते महोदय ने लिखा। दांते एक विचारक हैं, आपको पता होगा। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? डिवाइन कॉमेडी। तो इस प्रकार से ये सब पुस्तकों से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, पुनर्जागरणकालीन वास्तुकारों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? बताएं, इनमें से कौन वास्तुकार पुनर्जागरणकालीन नहीं है? तो इनमें से जो पुनर्जागरणकालीन वास्तुकार नहीं है वो कौन है भैया? उनका नाम है हॉलबाइन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पल्लादियो, माइकल एंजेलो और राफेल ये पुनर्जागरणकालीन वास्तुकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि हॉलबाइन नहीं आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पुनर्जागरणकालीन चित्रकारों में कौन सा इटली का चित्रकार नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से इटली के कौन नहीं भैया? इटली के कौन नहीं है? देखिए, राफेल, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी ये सब इटली के चित्रकार हैं, जबकि हुबर्ट जो है ये इटली के चित्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिए जाए। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंसी द्वारा नहीं बनाया गया है? यानी 3 ऑप्शन जो है इनमें वो ऐसे हैं जो कि बनाए गए हैं। तो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा जो बनाए गए चित्रकारी है वो इनमें से कौन सी है? देखिए, इनमें से वर्जिन ऑफ द रॉक ये भी चित्रकारी लियोनार्डो ने करी है। द लास्ट सफर ये भी लियोनार्डो दा विंसी की है। और मोनालिसा ये सब चित्रकारी जो करी है लियोनार्डो दा विंसी ने करी है, जबकि मेडोना जो है इन्होंने नहीं बनाई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगली पुस्तक मतलब अगला जो चित्र है बड़ा फेमस चित्र है, द लास्ट जजमेंट। ये चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया है? बताएं सभी लोग। इस चित्र को किस मतलब चित्रकार ने बनाया है? तो इसको बनाने वाले जो विद्वान मतलब वो है चित्रकार है, उनका नाम है माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट चित्रकारी जो करी है वो माइकल एंजेलो ने करी है, उसकी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए किसने कांसे का एक कलात्मक दरवाज़ा बनवाया था? बताएं, तो किसने बनवाया था भैया? तो कांसे का एक कलात्मक दरवाज़ा बनवाया था फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए। तो किसने बनवाया था भैया? उसको बनाने वाले जो वो है व्यक्ति वो है राफेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसको उत्तर को बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये है कि मूर्खता की प्रशंसा एक पुस्तक है, द प्राइज ऑफ फॉली
द प्राइज ऑफ होली पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द प्राइज ऑफ होली नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है एरेस्मस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरेस्मस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? पोप का विरोध करने पर इंग्लैंड के किस सम्राट को पोप ग्रेगोरी से क्षमा मांगने नंगे पैर जाना पड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हेनरी महोदय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोप का विरोध करने पर इंग्लैंड के जो है सम्राट थे हेनरी, उनको पोप ग्रेगोरी से माफ़ी मांगने नंगे पैर जाना पड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंग्लैंड के किस शासक ने द डिफेंस ऑफ सेवन सैक्रामेंट्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इंग्लैंड के किस शासक ने द डिफेंस ऑफ सेवन सैक्रामेंट्स जो पुस्तक है इसको लिखा है? किसने लिखा भैया? हेनरी एस्टम ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन से, मेरी ट्यूडर किसकी पुत्री थी? तो मेरी ट्यूडर जो पुत्री थी भैया, किसकी पुत्री थी? तो वह पुत्री थी किसकी? बिल्कुल कैथरीन की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आध प्रश्न और आपसे पूछता है, जैसे कि ट्रेंट की सभा जो है किस वर्ष हुई थी? ट्रेंट की सभा किस वर्ष हुई थी? परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो ट्रेंट की जो सभा हुई थी किस वर्ष हुई थी भैया? तो ट्रेंट की सभा हुई थी कब? 1545 में। आपसे पूछता है आक्सबर्ग की संधि कब हुई थी? तो आक्सबर्ग की जो संधि हुई थी कब भैया? 1555 में हुई थी। कौन सी? 1555 में हुई थी आक्सबर्ग की संधि। लूथर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लूथर की मृत्यु को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि धार्मिक सुधार इसने किया था गिरजाघर पर। ठीक है, लूथर ने, मार्टिन लूथर ने। तो आपसे ये पूछा जाता है कि लूथर की मृत्यु कब हुई थी, प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो लूथर की जो मृत्यु हुई थी वो 1546 में हुई थी। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ओके, अच्छा ये किस देश से संबंधित था मार्टिन लूथर? तो मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो कि बन सकते थे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलें, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंग्लैंड के किस शासक को बंदी बना करके 1649 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया गया था? जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय या जेम्स द्वितीय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स प्रथम को 1649 में मृत्यु दंड दे दिया गया था बंदी बना करके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंग्लैंड की संसद के द्वारा टेस्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो टेस्ट एक्ट था ये पारित किया गया था कब भैया? ये पारित किया गया था 1673 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि इंग्लैंड के किस राजा की पत्नी को पुत्र की प्राप्ति गौरवमयी क्रांति का तत्कालीन कारण बनी? बताएं, इंग्लैंड के किस राजा की पत्नी को पुत्र की प्राप्ति गौरवमयी क्रांति का तत्कालीन कारण बनी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जेम्स द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुई है वो आपको पता होगा कहाँ से प्रारंभ हुई भैया? औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई है? औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? बिल्कुल इंग्लैंड से प्रारंभ हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इंग्लैंड में नई खेती का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड में नई खेती का मसीहा जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है भैया? इंग्लैंड में नई खेती का मसीहा किसे कहा जाता है? बिल्कुल फ्रांस जो है, आर्थर यंग को नई खेती का मसीहा कहा जाता है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में नई खेती का मसीहा किसे कहते हैं? आर्थर यंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था भी? स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था वो जेम्स हारग्रीव्स महोदय ने किया था। जेम्स हारग्रीव्स ऑप्शन ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, फ्लाइंट जो शटल है उसका आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंट शटल का आविष्कार किसने किया था भैया?
फ्लाइंट शटल का आविष्कार करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जॉन के। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो वाटर फ्रेम का आविष्कार करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन नंबर बी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सैमुअल क्रॉम्पटन ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने जो निर्माण किया है वो किसका निर्माण किया भैया? वो म्यूल का निर्माण किया उन्होंने। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कॉटन जिन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो कॉटन जिन के आविष्कार का जो श्रेय है वो जाता है किसको भैया? एली व्हिटनी को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टीम इंजन बनाने का श्रेय किसे है? तो स्टीम इंजन बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? बिल्कुल जेम्स वाट को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है पहली सफल नहर का जो निर्माण है वो करने का किससे श्रेय दिया जाता है? तो पहली सफल नहर का निर्माण करने का श्रेय जो दिया जाता है वो श्रेय दिया जाता है भैया किसको? ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, प्रश्न क्या है भाई? मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वर्त बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वर्त बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह किसका कथन था? यह कथन किसका था भैया? तो यह कथन जो कहने वाले विद्वान है उनका क्या नाम है? यह कथन कहने वाले विद्वान है रूसो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूसो ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा विश्वकोश की रचना में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बताइए, क्वेजने की, वाल्टेयर की, तुर्गो की या फिर दिदरो की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिदरो। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। दिदरो की जो भूमिका थी वो विश्वकोश की रचना में बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है चर्च को कौन बदनाम वस्तु कह करके पुकारता है? तो चर्च को बदनाम वस्तु कौन बोलता है भाई? चर्च को बदनाम वस्तु कौन कहता है? तो बिल्कुल कौन कहता है? बिल्कुल वाल्टेयर महोदय जो है वही चर्च को बदनाम वस्तु कह करके पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है स्टेटस जर्नल में कितने सदस्य थे? तो स्टेटस जर्नल में कितने सदस्य थे भैया? 3 सदस्य थे स्टेटस जर्नल में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से स्टेटस जर्नल का अधिवेशन किस दिन हुआ था? तो स्टेटस जर्नल का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 5 मई 1789 ईस्वी को। 5 मई 1789। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय लुई 16वां शासन कर रहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, एक पूछा जाता कि मैं ही राज्य हूँ। फ्रांस का कौन सा शासक ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ? तो ऐसा कहने वाला जो था वो लुई 14वां था। ओके, तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्टेटस जर्नल का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो स्टेटस जर्नल का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था भाई? स्टेटस जर्नल का जो अंतिम अधिवेशन था वो हुआ था कब भाई? वो 1614 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा थर्ड स्टेट ने किस तिथि को स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था? तो थर्ड स्टेट ने किस तिथि को स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दी थी भैया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 17 जून 1789 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो टेनिस कोर्ट की शपथ की जो घटना हुई है 21 जून को हुई थी 1789 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा लुई 16वें ने, फ्रांस के राजा थे, उन्होंने राष्ट्रीय सभा को अपनी स्वीकृति कब प्रदान की? तो उन्होंने राष्ट्रीय सभा को जो अपनी स्वीकृति प्रदान की थी वो 27 जून 1789 को की थी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये सब डेट याद रखिएगा। अगला है बास्तील का पतन किस दिन हुआ? तो बास्तील का पतन जो हुआ था वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये सब प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न आपसे जरूर पूछता है कि फ्रांस की क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, यानी फ्रांस की क्रांति का जनक? तो फ्रांस की क्रांति का जो जनक कहा जाता है वाल्टेयर को कहा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो रूसो महोदय की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सॉरी, एक मिनट। फ्रांस की क्रांति का पिता किसे कहते हैं भाई? तो फ्रांस की क्रांति का जो पिता कहा जाता है वो रूसो को कहा जाता है। और रूसो की रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
द स्पिरिट ऑफ लार्ज पुस्तक के लेखक हैं वॉल्टेयर, ये बात है, सॉरी द मॉन्टेस्क्यू हैं द स्पिरिट ऑफ लार्ज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू। तो आपसे प्रश्न पूछेगा द स्पिरिट ऑफ द लार्ज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस की क्रांति का पिता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे रूसो। आपसे पूछेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे रूसो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से देखेंगे। देखिए आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न क्या है देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ट्राफलगर के युद्ध का विजेता कौन था, बताएं। ट्राफलगर का जो युद्ध हुआ था इसका विजेता कौन था भाई, इसका विजेता कौन था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका विजेता जो था वो कौन था भाई, इसका विजेता था बिल्कुल नेल्सन जो था वही इसका विजेता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेपोलियन ने अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा बर्लिन आज्ञापति के द्वारा किस वर्ष की थी, तो किस वर्ष की थी भैया, किस वर्ष की थी, बिल्कुल आप सभी करेक्ट आंसर आ रहे हैं 1806 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, नेपोलियन, प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर प्रथम, नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर प्रथम के बीच टिलसिट की संधि किस वर्ष हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टिलसिट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी भैया, 1807 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन किस देश को व्यापारियों का देश कहता था, नेपोलियन किस देश को व्यापारियों का देश कहता था भैया, इंग्लैंड को व्यापारियों का देश नेपोलियन कहा करता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, इंग्लैंड ने निम्नलिखित में से किस देश का सबसे अधिक बार परास्त किया, मतलब इंग्लैंड ने निम्नलिखित में से किस देश को सबसे अधिक बार परास्त किया है भी, तो इंग्लैंड ने सबसे अधिक बार जो परास्त किया है वो किस देश को परास्त किया भाई, तो वो परास्त किया ऑस्ट्रिया को कई बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को कहाँ पर शासन प्रदान कर दिया था, तो कहाँ पर शासन प्रदान किया भैया, नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को तो कहाँ का शासन दिया था, तो स्पेन का शासन दिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, नेपोलियन मतलब रूस में नेपोलियन की सेनाओं की पराजय का सर्वप्रमुख कारण क्या था, तो सर्वप्रमुख कारण क्या था भाई, रूस की भयंकर ठंड जो थी यही सबसे महत्वपूर्ण कारण थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेपोलियन ने मेरी लुइजा से विवाह किया जो राजकुमारी थी, मतलब कहाँ की राजकुमारी थी वो भाई, वो कहाँ की राजकुमारी थी, जो मेरी लुइजा थी जिससे नेपोलियन ने शादी करी थी, तो वो कहाँ की राजकुमारी थी, वो राजकुमारी थी ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पहली बार नेपोलियन मित्र राष्ट्रों से 1813 ईस्वी में किस स्थान पर पराजित हुआ था, तो किस स्थान पर पराजित हुआ भाई, पहली बार नेपोलियन मित्र राष्ट्रों से 1813 में ईस्वी में पराजित हुआ था, किस स्थान पर पराजित हुआ था, प्रश्न ये पूछा गया है। तो पराजित हुआ था भैया लिपजिंग नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेपोलियन ने ऑस्टरलित्ज की संधि जो की थी वो किस देश के साथ की थी, नेपोलियन ने जो ये संधि करी थी ये करी थी ऑस्ट्रिया के साथ। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न, नेपोलियन को परास्त कर किसे फ्रांस का शासक बनाया गया था, तो किसे फ्रांस का शासक बनाया गया था भाई, नेपोलियन को परास्त करके तो शासन दिया गया था किसके हाथों में, किसके हाथों में दिया गया था भैया, लुई 18वें के हाथ में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो वाटरलू का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 18 जून 1815। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, वियना की संधि जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वियना की संधि, अच्छा नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी भाई, नेपोलियन जो बोनापार्ट था इसकी मृत्यु जो हुई थी ये 1821 में हुई थी। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि वियना की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वियना की संधि कब हुई थी,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वियना की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी भाई, बताइएगा। वियना की संधि जो है वो कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे। वियना की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी भाई? तो वियना की जो संधि हुई थी वो हुई थी बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1815 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बिस्मार्क किस वर्ष फ्रांस के मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बना? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बिस्मार्क किस वर्ष फ्रांस के मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बना था भाई? तो वो बना था कब? वो बना था 1862 में। ऑप्शन नंबर बी में दिया 1862 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ युद्ध नहीं किया था? तो किस देश के साथ युद्ध नहीं किया था? इंग्लैंड के साथ युद्ध नहीं किया था, बाकी डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया तीनों के साथ युद्ध किया था जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लंदन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो लंदन की संधि जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी भैया? 1852 में हुई थी लंदन की संधि। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, बिस्मार्क ने गैस्टीन का समझौता किस देश के साथ किया था? तो बिस्मार्क ने गैस्टीन का जो समझौता किया था वो किसके साथ किया था? ऑस्ट्रिया के साथ किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को परास्त करने के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? बताएं। तो किस देश को परास्त करने के बाद में जर्मनी का एकीकरण जो था वो पूरा हुआ था? तो जब उसने फ्रांस को परास्त कर दिया उसके बाद में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फ्रांस को परास्त करने के बाद बिस्मार्क ने उसके साथ कौन सी संधि करी थी? तो जब बिस्मार्क ने फ्रांस को परास्त कर दिया उसके बाद में जो संधि करी थी उसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, यह कथन किसका है? तो इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, यह कथन किसका है भैया? यह कथन जो कहा है वो मैटरनिख ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इटली का जो एकीकरण हुआ है वो किस राज्य के नेतृत्व में हुआ है? तो इटली का एकीकरण जो हुआ है वो हुआ है सार्डिनिया पीडमांड राज्य के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यंग इटली नामक संस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यंग इटली नामक संस्था का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? वो मैजनी ने किया था। मैजनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती जो सेना है इसका गठन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है भाई? उनका नाम है गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर बी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था भाई? तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, काबूर ने नेपोलियन तृतीय के साथ कौन सी संधि की थी? तो काबूर ने नेपोलियन तृतीय के साथ जो संधि की थी उस संधि का क्या नाम है? उस संधि का नाम है कोलंबियर संधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो काबूर की जो मृत्यु हुई थी ये 1861 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बेनिसिया को इटली के साथ किस वर्ष मिलाया गया? तो बेनिसिया को इटली के साथ किस वर्ष मिलाया गया था भी? तो वो मिलाया गया था 1866 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ओके, एक बार इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियो आपके समक्ष मैं देता रहूं और तीव्र गति से हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपकी परीक्षा लगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है यह लेक्चर। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको और भी मिलती रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, बिस्मार्क ने सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के साथ संधि करी थी? तो बिस्मार्क ने जो सबसे पहले संधि करी थी किस राष्ट्र के साथ करी थी भाई? वो करी थी उसने किसके साथ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संधि करी थी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच द्विवर्गीय संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी ये 1879 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। त्रिपक्षीय संधि यानी जो है
ट्रिपल अलायंस किस वर्ष हुई? तो जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी, ये त्रिपक्षीय संधि हुई थी 1884 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जर्मनी के गठबंधन का सदस्य नहीं था? बताएं। जर्मनी के गठबंधन का जो सदस्य है रूस, वो नहीं था, बाकी इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, ये सब जो है जर्मनी के गठबंधन के सदस्य थे, जबकि रूस जो था वो नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका बिस्मार्क ने, प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है बिस्मार्क ने रूस के साथ पुनर्आश्वासन संधि किस वर्ष की? तो पुनर्आश्वासन की संधि की वो 1884 में की थी रूस के साथ। किसने? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच संधि किस वर्ष हुई? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो संधि हुई थी वो कब हुई थी भैया? वो हुई थी 1904 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से त्रिगुट संधि यानी ट्रिपल एंटेंट किस वर्ष हुआ? यानी त्रिगुटीय संधि जो हुई थी, त्रिगुटीय संधि हुई थी 1907 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र शानदार पृथक्करण की नीति पर अपना रहा है? तो शानदार पृथक्करण की नीति जो अपना रहा देश, उस देश का क्या नाम है? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बोस्निया संकट किस वर्ष हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बोस्निया संकट किस वर्ष हुआ भैया? तो बोस्निया संकट जो हुआ 1900, बिल्कुल 1900 कब हुआ था? बोस्निया संकट जो हुआ है 1908 में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1908। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस देश की समस्या को पूर्वी समस्या कहा जाता है? फ्रांस की समस्या, जर्मनी, तुर्की या जापान? तो किस देश की समस्या को फ्रांस की समस्या का पूर्वी समस्या कहा जाता है? तो वह देश कौन सा है भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, डी ऑप्शन तुर्की। तुर्की इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या किस दिन हुई थी? तो वो जो हुई थी किस दिन हुई थी भैया? वो 28 जून 1914 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और आपको पता होगा यही से आप देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी कहीं ना कहीं पे होने का नाम लेती है। अच्छा, साराजेवो में ऑस्ट्रिया के जिस राजकुमार की हत्या हुई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था फर्डिनेंड फ्रांसिस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार सभी लोग शेयर और लाइक अवश्य करेंगे इस वीडियो को। ओके, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि दासों की मुक्ति की घोषणा किस वर्ष की गई? बताएं। तो दासों की मुक्ति की जो घोषणा की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? 1861 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, निर्वासित करके लेनिन को कहाँ भेजा गया था? तो निर्वासित करके लेनिन को जो भेजा गया था कहाँ पर भाई? साइबेरिया में या ज्यूरिच में या जेनेवा में या तुर्की में? कहाँ पर भेजा गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास बताइए। निर्वासित करके लेनिन को कहाँ पर भेजा गया था? तो निर्वासित करके जो लेनिन को भेजा गया था वो कहाँ पर भेजा गया था भैया? वो साइबेरिया में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाए, साइबेरिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेनिन ने निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया था? तो लेनिन महोदय ने जो किया था वो किस पत्र का संपादन किया था भैया? उसने किस पत्र का संपादन किया था? उसने किया था इस्करा नामक पत्र का संपादन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, सामयिक सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सामयिक सरकार का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो लेवो को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, तो सामयिक सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था भैया? लेवो को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा, ठीक है। अच्छा, बर्लिन की संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कब हुई थी? प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो बर्लिन की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी भैया? 1878 में हुई थी बर्लिन की संधि। याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा ये, बर्लिन की संधि। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है,
प्रश्न क्या है, जर्मनी के द्वारा किस प्रदेश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। तो जर्मनी के द्वारा किस प्रदेश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना भाई, फटाफट से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलैंड पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध किस दिन प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध किस दिन प्रारंभ हुआ था भैया, द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ है 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ है, 1945 तक चला है, 6 सालों तक चला ये युद्ध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया तभी समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन से, हिटलर ने निम्नलिखित में से किस प्रदेश पर अधिकार नहीं किया था। तो हिटलर ने निम्नलिखित में से किस प्रदेश पर अधिकार नहीं किया था, तो वो कौन सा प्रदेश था, इथोपिया। बाकी जो है ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और सुडेटरलैंड, ये सभी हिटलर ने एक प्रकार से इन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, जबकि इथोपिया पर नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो आपने समझे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद जो है कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बनाई गई। तो वही आपसे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इनमें से ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस या, हाँ बताएं, इन चारों में से कौन नहीं है। देखिए, जो अस्थाई सदस्य नहीं है वो जापान अस्थाई सदस्य नहीं, बाकी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महासभा में किसी भी देश के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या होती है। फटाफट से आप बताएं कितनी होती है भैया महासभा में। तो महासभा में जो किसी भी देश के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या होती है वो 5 के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रत्येक राष्ट्र को कितने मत प्राप्त होते हैं। तो कितने मत प्राप्त होते हैं भाई, वो होता है 1 मत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने सेकंड मॉडल पेपर को समझा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। आधुनिक विश्व के इतिहास को लेकर के हमने लगभग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में बताया। 1453 से लेकर के 1950 तक के विश्व के इतिहास के बारे में प्रश्नों को जो बनते थे वहाँ से उन प्रश्नों को हमने बताने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो है आप जो मॉडल पेपर की संख्या जो 1 है, यानी कि पहला मॉडल पेपर है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत सारे प्रश्न मैंने बताए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। दोनों वीडियो अगर देख लेंगे, एक भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। और लिखित का मॉडल पेपर भी आपके समक्ष आ चुका है, और अगर नहीं भी है तो एक आध दो और भी मॉडल पेपर मैं लिखित वालों के लिए तैयार कर रहा हूँ, जल्दी दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।